नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल NCERT केमिस्ट्री में। और आपको पता है कि हमने एक न्यू सीरीज़ शुरू की है जिसमें हम क्लास +1 और +2 की पूरी केमिस्ट्री को अपलोड करेंगे अपने YouTube चैनल NCERT केमिस्ट्री में। तो अगर आप हमारे चैनल के ऊपर न्यू हैं और आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो आपको हम बता दें कि हम अपने चैनल के ऊपर NCERT के जितने भी टॉपिक हैं उनको एकदम प्रॉपर सीक्वेंस में अपलोड करेंगे। तो आपको अगर कोई भी कन्फ्यूज़न है केमिस्ट्री में, क्योंकि हम यहाँ पे आपको एकदम डेली लाइफ से रिलेटेड और जो लोकल लैंग्वेज है, ना प्रॉपर इंग्लिश ना प्रॉपर हिंदी, दोनों को मिक्स करके जिस तरह आप बेटर तरीके से समझ सकें उसी तरीके से वीडियोस को यहाँ पे अपलोड करेंगे। जो भी आपकी प्रॉब्लम होगी उनको हम डिटेल में सॉल्व करेंगे। तो अगर आप अपनी केमिस्ट्री को सुधारना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और जो भी स्टूडेंट चाहे किसी टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं या वो +1 या +2 के स्टूडेंट हैं तो वो भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि ये वीडियो उन सभी को हेल्प करेगी। तो आई होप कि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा और बेल आइकन को जरूर दबाइए ताकि आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। हम इस चैनल के ऊपर डेली वीडियोस को अपलोड करते हैं। अगर आपको कभी नोटिफिकेशन ना मिले तो आप 12 बजे के करीब चेक कीजिए, क्योंकि हम 12 बजे से पहले यहाँ पे 1 या 2 या 3 या 4 वीडियोस को एक टाइम में अपलोड कर देते हैं। तो हमारा आज का टॉपिक है NCERT एग्जाम्पल प्रॉब्लम्स, यानी आज हम आपके लिए NCERT के क्वेश्चंस लेके आए हैं। आज हम MCQ आपके लिए लेकर आए हैं। काफ़ी लंबी वीडियो होगी तो वीडियो को ध्यान से देखें, क्योंकि हम हर एक क्वेश्चन को एकदम डिटेल में आपको करवाएंगे। और आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगेगी, आप वीडियो को लाइक ज़रूर करेंगे। तो आज हम आपके लिए MCQ लेके आए हैं। ये क्वेश्चन NCERT की बुक से लिए गए हैं, तो ये आपको हर एक एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। अगर आप इन क्वेश्चन को कंसीडर करोगे तो आई होप कि आपको सक्सेस जरूर मिलेगी। और ये वीडियो रिलेटेड है फर्स्ट चैप्टर से, तो हम केवल इसमें फर्स्ट चैप्टर से रिलेटेड ही MCQ करेंगे। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। हमारे पास पहला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन एकदम थ्योरेटिकल है। 2 स्टूडेंट्स परफॉर्म द सेम एक्सपेरिमेंट सेपरेटली एंड ईच वन ऑफ देम रिकॉर्डेड 2 रीडिंग ऑफ मास विच आर गिवन बिलो। कि 2 स्टूडेंट हैं जो कि एक्सपेरिमेंट यानी कोई भी प्रयोग कर रहे हैं लैब में, तो उन्होंने जो है रिकॉर्डिंग ली, दो रिकॉर्डिंग, जो कि यहाँ पर आपको नीचे दी गई है, जो रीडिंग उन्होंने ली। ओके, करेक्ट रीडिंग ऑफ मास इज 3.0 ग्राम। अब जो एक्यूरेट और करेक्ट रीडिंग है वो है 3.0 ग्राम। ऑन द बेसिस ऑफ गिवन डाटा मेक द करेक्ट ऑप्शन आउट ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट। अब हमें बताना है कि इन जो हमारे पास स्टेटमेंट्स हैं उनमें से एकदम सही कौन सी है। तो यहाँ पर आपके पास स्टेटमेंट्स दी गई है, आपको बताना है कि राइट स्टेटमेंट कौन सी है। तो आइए इन स्टेटमेंट को देखते हैं कि एक्चुअल में यहाँ पे है क्या। रिजल्ट ऑफ द बोथ द स्टूडेंट आर नाइदर एक्यूरेट और नॉट प्रीसियस। यहाँ पे बोला गया है कि ना ही किसी स्टूडेंट का रिजल्ट जो है वो एक्यूरेट है ना ही प्रीसियस है। रिजल्ट ऑफ द स्टूडेंट ए आर बोथ प्रीसियस एंड एक्यूरेट, कि यहाँ पे बोला गया है कि जो फर्स्ट स्टूडेंट है उसका जो रिजल्ट है वो प्रीसियस भी है और एक्यूरेट भी है। रिजल्ट ऑफ बी आर नाइदर प्रीसियस, कि जो बी है उसका रिजल्ट ना ही प्रीसियस है ना ही एक्यूरेट है। रिजल्ट ऑफ स्टूडेंट बी आर बोथ प्रीसियस एंड एक्यूरेट। अब जो बी है उसका रिजल्ट जो है वो एकदम एक्यूरेट है। तो ये जो है आपके पास बी के लिए दिया गया है, ये ए के लिए है और ये दोनों के लिए है। अब इन रीडिंग में से परफेक्ट रीडिंग कौन सी होगी। जब आप दोनों का सम निकालेंगे तो आपके पास 3.00 ही आएगा दोनों के केसेस में। ओके, अगर दोनों के केसेस में 3.0 है इट मीन रीडिंग्स तो दोनों की सही है। अब एक्यूरेट रीडिंग किसकी होगी। अब रीडिंग के टाइम में हम देखते हैं कि जो रीडिंग आपने ली है उनकी एवरेज करते हैं। अब जो रीडिंग एकदम क्लोज हो, अगर आप इन दोनों को देखोगे तो आपके पास केवल 0.2 का डिफरेंस है, मगर यहाँ पे देखोगे तो 0.10 का डिफरेंस है। यानी ये रीडिंग जो आपके पास एक्यूरेट नहीं है, इसमें काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है। जो ये रीडिंग है हमारे पास वो एकदम एक्यूरेट है। ओके, तो जो बी होगा इसका वो राइट आंसर होगा। तो आई होप कि आपको ये अंडरस्टैंड हो गया होगा किस तरह से हमने इसको किया। नेक्स्ट है हमारे पास अ मेजरमेंट टेम्परेचर ऑन फ़ारेनहाइट स्केल इज 200 फ़ारेनहाइट, व्हाट विल बी दिस रीडिंग वी ऑन सेल्सियस स्केल।
अब यहाँ पे टेम्परेचर कन्वर्सेशन है, टेम्परेचर को कन्वर्ट करना है। ओके, तो हमारे पास फ़ारेनहाइट में टेम्परेचर दिया गया है, सेल्सियस में हमें इसे बदलना है। तो सेल्सियस में बदलने के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है C यानी सेल्सियस इज इक्वल टू 5/9 फ़ारेनहाइट -32। इससे आप या इस फॉर्मूले से आप, अगर आपके पास सेल्सियस गिवन होगा तो आप इसको रीअरेंज करके फ़ारेनहाइट भी निकाल सकते हैं। तो इस फार्मूले का हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। तो हमारे पास फ़ारेनहाइट गिवन है, वो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 200। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास इक्वेशन बनेगी 200 -32। तो जो राइट आंसर आपके पास बनेगा 93.30 डिग्री सेल्सियस, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट विल बी द मोलैरिटी ऑफ ए सॉल्यूशन विच कंटेन 5.85 ग्राम ऑफ NaCl पर 500 ml। अब हमारे पास यहाँ पे हमें निकालना है मोलैरिटी ऑफ द सॉल्यूशन। ओके, और यहाँ पर हमें गिवन है कि हमारे पास जो सॉल्यूशन प्रेजेंट है उसका जो टोटल अमाउंट है वो है 500 ml एंड उसमें जो टोटल सॉल्यूट ऐड है वो है NaCl 5.85 ग्राम। ओके, तो हमारे पास मोलरिटी का फार्मूला क्या था, मोल ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व इन पर लीटर ऑफ द सॉल्यूशन। मोल ऑफ सॉल्यूट, तो मोल ऑफ सॉल्यूट को हम रिप्रेजेंट करते थे NV के साथ। ओके, अपॉन जो भी हमारे पास जितना उसका सॉल्यूशन प्रेजेंट था, अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला आप चलोगे तो मोलैरिटी इज इक्वल टू मोल ऑफ सोल्यूट डिजॉल्व इन पर लीटर ऑफ द सॉल्यूशन। आप नीचे 1000 ml लिखोगे, मगर जब हम इन टर्म ऑफ ml लेंगे तो हमारे पास कितना वॉल्यूम या कितना जो अमाउंट है, तो हम नीचे लिखेंगे वॉल्यूम इन टर्म ऑफ ml। तो वो आपके पास आएगा 500 ml इंटू कितने में हम ऐड करते हैं 1000 में। तो ये आपके पास यहाँ पे फॉर्मूला इसका बन जाएगा। इनको हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं बेसिकली इस फार्मूले को। तो यहाँ पे आपके पास उस फार्मूले वॉल्यूम था, वॉल्यूम इन ग्राम इंटू 100। तो ये आपके पास इसका फॉर्मूला बन जाएगा। अब एन भी निकालना है आपको, नंबर ऑफ मोल। तो नंबर ऑफ मोल कैसे निकालोगे, आपके पास यहाँ पे वेट गिवन है, तो वेट ऑफ सल्यूट डिवाइडेड बाई मोलर मास या मोलिक्यूलर मास भी आप इसे कह सकते हैं, यानी 1 मोल का कितना वेट है। तो इसका जो आपके पास यहाँ पे आएगा 5.85। ओके, अपॉन अब इसका मोलर मास कितना है आपके पास, यानी मॉलिक्यूल का सेपरेट मास को ऐड करेंगे। तो सोडियम का आपके पास 11 होता है। तो अगर आप इसका एक्यूरेट देखोगे तो एक्यूरेट आपके पास 22.99 समथिंग आएगा, प्लस और जो Cl है आपका पास उसका एटॉमिक नंबर 17 है। अगर हम इसका लेंगे तो हम 34 लेंगे, मगर इसका जो एक्यूरेट होता है वो होता है 35.45। ओके, तो यानी इसकी जो वैल्यू हमारे पास बनती है वो बनती है हमारे पास 5.85 अपॉन 58.5, यानी इतने नंबर ऑफ मोल जो हैं यहाँ पे प्रेजेंट हैं सॉल्यूट के। ओके, तो यहाँ पे हमारे पास यह वैल्यू जो है आ गई। अब एन बी यानी हम मोलैरिटी निकाल सकते हैं। मोलैरिटी क्या थी आपके पास, मोल ऑफ सॉल्यूट, वो कितने आए आपके पास 5.85 अपॉन 58.5। ये आपके पास आ गए नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व इन पर लीटर ऑफ द सॉल्यूशन। ओके, कितने में 1000 में। तो ये वैल्यू आपके पास यहाँ पे जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो जो आपके पास बनेगी वो बनेगी 0.2 मोल लीटर इनवर्स। मोल लीटर इनवर्स जो है वो आपके पास इसके यूनिट हैं। तो आई होप कि आपको पता लग गया होगा कि हमने इसको कैसे निकाला। जो भी आपके पास दो फॉर्मूले बने हैं मोलैरिटी के, आप उन्हीं से इसको सॉल्व करोगे। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4, इफ़ 500 ml ऑफ ए 5 मोलर सोल्यूशन इज डाइल्यूट। अब जो भी आपके पास क्वेश्चन होता है आप उसको ब्रेक करके समझा कीजिए, तभी आप इजी से किसी भी क्वेश्चन को कर सकते हो। अब यहाँ पे हमें गिवन क्या है, इफ़ 500 ml ऑफ ए 5 मोलर सोल्यूशन। हमारे पास 500 ml का सोल्यूशन है और उसकी मोलैरिटी है हमारे पास 5 मोल। ओके, उसको हमने डाइल्यूट कर दिया, उसको हमने ऐड कर दिया 1500 यानी 1500 ml में उसको ऐड कर दिया। नाउ व्हाट
विल बी द मोलैरिटी ऑफ द सॉल्यूशन ऑब्टेन। जब हम उसको डाइल्यूट करेंगे, इसमें ऐड कर देंगे, तो हमारे पास जो उसकी मोलैरिटी बनेगी वो कितनी बनेगी। ओके, अब हमारे पास एक फॉर्मूला होता है कि जो हमारे पास लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है कि जो टोटल मास होगा वो इक्वल रहेगा ऑलवेज। तो मोलैरिटी की हमारे पास एक और इक्वेशन होती है, m1v1 इज इक्वल टू m2v2। आपने इसको यूज़ किया होगा वॉल्यूम निकालने के लिए इन प्रैक्टिकल्स में। ओके, कि आपके पास अगर एक की मोलैरिटी गिवन है, एक का वॉल्यूम गिवन है और दूसरे की मोलैरिटी गिवन है, तो आप जो उसका वॉल्यूम होगा वो निकाल सकते हो। अगर आपके पास वॉल्यूम गिवन है, वॉल्यूम 1 का भी गिवन है, 2 का भी गिवन है, मोलैरिटी गिवन है, तो आप m2 निकाल सकते हो। ओके, इतना इजी क्वेश्चन है ये, मगर अगर आपको फॉर्मूला याद है m1v1 इज इक्वल टू m2v2, जिन्होंने प्रैक्टिकल किए हैं, कॉलेज में आपने किए होंगे तो आपको ये याद होगा। तो यहाँ पे आप इजी से इसको कर सकते हो। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, अब आपके पास m1v1 इसको मान लीजिए, इसको आप m2v2 मान लीजिए, तो आपके पास m1 यानी मोलैरिटी ऑफ 1 कितनी है 5 मोलर इनटू, अब नेक्स्ट है आपके पास 500 ml जो है वो उसका स्पेस है इनटू, अब इसकी मोलैरिटी आपको पता नहीं है इनटू 1500, तो ये टर्म आपके पास यहाँ पे आ जाएगी। ओके, जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो ये आपके पास यहाँ पे कैंसिल हो गया, ये आपके पास यहाँ पे कैंसिल हो सकता है, ये आपके पास बन जाएगा 1 3, और जब आप इसको कैंसिल करोगे तो ये आपके पास समथिंग कैंसिल हो जाएगा, जैसे 1 आ गया, 2 बच गया आपके पास, तो 0 लगाएंगे तो आपके पास 6 अगेन 6, तो इसी तरह से आपके पास ब्रेक होता चलेगा। तो आपके पास जो राइट आंसर बनेगा वो बनेगा 1.66 मोलैरिटी, यानी जो उसकी मोलैरिटी आएगी आपके पास वो आएगी 1.66 मोलर, जो आपके पास ये सॉल्यूशन प्रेजेंट है। काफ़ी इजी क्वेश्चन है, आई होप कि आपको ये अंडरस्टैंड हो गया होगा। नेक्स्ट है हमारे पास द नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन 1 मोल ऑफ एन एलिमेंट इज इक्वल टू एवोगाड्रो नंबर। ये आपके पास गिवन है यहाँ पे कि जो 1 मोल होते हैं उसमें एवोगाड्रो नंबर के बराबर जो है आपके पास मॉलिक्यूल प्रेजेंट होंगे। अगर आपके पास 1 मोल एटम है तो उसमें आपके पास 6.02 इंटू 10⁻23 एटम्स होंगे। अगर आपके पास 1 मोल मॉलिक्यूल है तो उसमें भी आपके पास इतने मॉलिक्यूल प्रेजेंट होंगे। तो विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट कंटेन द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ एटम, तो यहाँ पर आपको बताना है कि सबसे ज़्यादा एटम जो है किसके अंदर प्रेजेंट हैं। ओके, फर्स्ट है हमारे पास 4 ग्राम ऑफ हीलियम, 46 ग्राम ऑफ सोडियम, 0.40 ग्राम ऑफ कैल्शियम या 12 ग्राम ऑफ हीलियम कि सबसे ज़्यादा जो नंबर ऑफ एटम होंगे वो किस में प्रेजेंट होंगे। ओके, अब हमने वैसे इन क्वेश्चन को हम कर चुके हैं, लेकिन थोड़ा सा हम इनको समझ लेते हैं कि किस तरह से हम करेंगे। आपके पास है 4 ग्राम ऑफ हीलियम। ओके, अब 4 ग्राम ऑफ हीलियम में अब 1 ग्राम ऑफ हीलियम का, यानी आपके पास अगर 1 मोल सॉल्यूशन है आपके पास तो उसका वेट कितना होगा। आई होप कि आपको अंडरस्टैंड हो गया होगा। यानी अगर आपके पास 1 मोल है, 1 मोल ऑफ हीलियम, ओके, 1 मोल ऑफ हीलियम का वेट कितना होता है आपके पास 4 ग्राम। ओके, और 1 मोल में कितने एटम प्रेजेंट होंगे आपके पास एवोगाड्रो नंबर के बराबर। इट मीन कि जो आपके पास 4 है इसके अंदर कितने मॉलिक्यूल प्रेजेंट हैं, इसके अंदर प्रेजेंट है आपके पास 1 मोल। ओके, इसके अंदर आपके पास कितने प्रेजेंट है 1 मोल। नेक्स्ट आपके पास आता है सोडियम। सोडियम में आपके पास कितने मोल्स प्रेजेंट होंगे, अगर आप 46 ग्राम है आपके पास, अब आपके पास जो 1 मोल होगा उसका वेट कितना होगा। आपके पास जो सोडियम है उसका एटॉमिक नंबर आपके पास 11 है, तो इसका जो आपके पास जो मास होगा वो होगा 22, या आप इसको अप्रॉक्सीमेटली लोगे तो आपके पास 22.99 समथिंग आता है, यानी एक्यूरेटली ये आपके पास 23 आएगा। तो इसको आप याद रख लीजिए 23 आएगा। तो यहाँ पे आपके पास कितने हैं 46 डिवाइडेड बाई 23, दिस विल बी इक्वल टू 2, यानी जो आपके पास टोटल नंबर ऑफ मोल्स होंगे वो होंगे 2 मोल्स। ओके, अब नेक्स्ट है आपके पास
40 ग्राम ऑफ कैल्शियम। अब कैल्शियम का एटॉमिक नंबर आपके पास 20 है और इसका जो वेट है आपके पास वो है 40 ग्राम। तो ये आपके पास काफ़ी छोटी टर्म आएगी, यानी 0.40 डिवाइडेड बाई 40, तो ये तो आपके पास पॉइंट्स में चला गया। ये समथिंग आपके पास 10⁻⁻² एटम्स में आएगा। तो ये तो पहले ही रेस से बाहर हो गया आपके पास, क्योंकि इसके पास काफ़ी कम है। मगर जो लास्ट है आपके पास, इसमें है आपके पास 12 ग्राम ऑफ हीलियम। अब 1 मोल है आपके पास, 1 मोल में आपके पास कितना मॉलिक्यूल होते हैं, 6.02 इंटू 10⁻23, और उसका वेट होता है आपके पास 4 ग्राम। अब 12.4 दिस विल बी इक्वल टू 3, यानी 3 मोल्स आप लिख सकते हो, यानी 3 मोल्स प्रेजेंट हैं इसमें। 3 मोल्स में कितने ज़्यादा होंगे, 6.02 इंटू 10⁻23 इंटू 3। इसका जो राइट आंसर आपके पास बना वो बना 12 ग्राम। ओके, ये क्वेश्चन AMU की फॉर्म में भी इसी तरह से पूछे जाते हैं, एटॉमिक मास यूनिट। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 6th क्वेश्चन है हमारे पास, इफ़ द कंसंट्रेशन ऑफ ग्लूकोज, आपके पास ग्लूकोज गिवन है, इसका फार्मूला है आपके पास C6H12O6 इन ब्लड इज़ 0.9 ग्राम लीटर इनवर्स, कि इतना जो ब्लड है उसकी कंसंट्रेशन है आपकी बॉडी में इतनी ग्राम। व्हाट विल बी द मोलैरिटी ऑफ ग्लूकोज इन ब्लड। अब आपको इसकी मोलैरिटी निकालनी है। अब आप मोलैरिटी कैसे निकालोगे, अब मोलैरिटी क्या होती है आपके पास, मोल ऑफ सोल्यूट डिजॉल्व इन पर लीटर ऑफ द सॉल्यूशन। आपको पर लीटर के अकॉर्डिंग जो है वो यहाँ पे निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पे आपके पास किस तरह से वैल्यूज़ बनेगी, हमारे पास यहाँ पे जो हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे वो आएगा आपके पास मोलैरिटी इज इक्वल टू मोल ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाई वॉल्यूम इन लीटर। ओके, यहाँ पे हम डायरेक्टली लीटर में लेंगे। तो आपके पास एक टर्म यहाँ पे गिवन है, आपके पास सोल्यूट की वैल्यू गिवन है। अब हमें निकालना है कि 1 लीटर में कितने आपके पास यहाँ पे प्रेजेंट होंगे। तो सबसे पहले आप इसका मॉलिक्यूलर वेट निकाल लीजिए। तो मॉलिक्यूलर वेट जो है आपके पास वो आपके पास यहाँ पे आएगा, तो इसका आप निकाल सकते हो। आपके पास कार्बन है 6 इंटू 12 प्लस 12 प्लस 16 इंटू 6 एंड दिस विल बी इक्वल टू 180। ओके, यानी जो उसका मॉलिक्यूलर वेट है वो है आपके पास 180। तो इसकी मोलैरिटी आपके पास कितनी आएगी, वो आएगी आपके पास मोल ऑफ सोल्यूट डिजॉल्व इन 1 लीटर ऑफ द सोल्यूशन, और इसका जो मॉलिक्यूलर वेट होगा उसके साथ आप इसको डिवाइड कर देंगे, तो ये टर्म आपके पास आएगी। तो इसका जो मॉलिक्यूलर वेट आपके पास, जो मोलैरिटी आपके पास इसकी बनेगी वो बनेगी आपके पास 0.005 मोल। काफ़ी छोटी टर्म यहाँ पे आपके पास आएगी। ओके, तो ये रहा आपके पास यहाँ पे राइट आंसर। तो गाइज ये काफ़ी इजी क्वेश्चन है, इन्हीं टर्म को बार बार घुमाया गया है। जिस तरह इस क्वेश्चन में आपके पास कंसंट्रेशन आपको गिवन थी, यानी मोल्स आपको गिवन थे, कितने आपने डिज़ोल्व किए हैं, आपके पास पर लीटर भी गिवन था कि 1 लीटर में जो है ये सारे के सारे डिज़ोल्व किए गए हैं। व्हाट विल बी द मोलैरिटी ऑफ द ग्लूकोज। अब आपको ग्लूकोज की मोलैरिटी पूछी गई है। हमने इसका मॉलिक्यूलर मास इसीलिए निकाला क्योंकि अगर हम मॉलिक्यूलर मास नहीं निकालेंगे तो हमारे पास इसका गलत आंसर आएगा। तो इसमें हम मॉलिक्यूलर मास को मल्टीप्लाई करते हैं 1 लीटर में, कि अगर हमारे पास पर लीटर क्या था, यानी ग्राम पर लीटर था, तो इसके इसीलिए हमने जो है इसको इसमें ऐड किया, क्योंकि 180 ग्राम जो है इसका वज़न होता है पूरे का, मगर हमें पर ग्राम में पूछा गया है, इसीलिए हमने इसको इसके साथ डिवाइड किया। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट विल बी द मोलैरिटी ऑफ, यानी यहाँ से आपके पास मोलैलिटी पूछा गया है। व्हाट विल बी द मोलैलिटी ऑफ द सॉल्यूशन कंटेनिंग 18.25 ग्राम ऑफ HCl गैस इन 500 ग्राम ऑफ वाटर। अब मोलैलिटी को रिप्रेजेंट करेंगे स्मॉल m के साथ, और मोलैलिटी आपके पास होती क्या है, मोल ऑफ सोल्यूट डिजॉल्व इन पर kg ऑफ द सॉल्यूशन। ओके, जब मोलैरिटी थी हमारे पास तो उसको हमने डिफाइन किया था पर लीटर ऑफ द सॉल्यूशन, यहाँ पे है पर kg ऑफ द सॉल्यूशन। इसको आप लिख सकते हो NB/1 kg की टर्म में, और इसी को हम मॉडिफाई भी कर सकते हैं। आपके पास अगर हमारे पास कुछ और टर्म दी होगी, जैसे कि कोई वेट गिवन है, तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, यानी वेट ऑफ सॉल्वेंट।
ओके, तो यहाँ पे आपके पास कितना है इसका वेट 500। तो यहाँ पे आपके पास जो टर्म आएगी वो आएगी 500। उसी तरह ये क्वेश्चन होगा जिस तरह हमने क्वेश्चन नंबर 3 किया था। तो यहाँ पर जो टर्म आपके पास गिवन है उसी को या उसी से हम एन वी की वैल्यू निकालेंगे, क्योंकि आपके पास यहाँ पे गिवन है कि जो आपके पास सॉल्यूशन है उसमें 18.25 ग्राम ऑफ HCl ऐड है। तो एन बी यानी मोल ऑफ सॉल्यूट आपके पास कितने होंगे 18.25 अपॉन इसका मॉलिक्यूलर वेट यानी वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट। अब HCl का मॉलिक्यूलर वेट आपके पास कितना होगा, वो होगा आपके पास 36.5। तो NB की वैल्यू हम वहाँ पे ऐड करेंगे, M इज इक्वल टू ये टर्म आपके पास यहाँ पे बनेगी, M इज इक्वल टू जब आप इसको यहाँ पे डालोगे तो 18.25 अपॉन 36/5 अपॉन 500 इंटू 1000। ओके, तो ये आपके पास 1 मोलैलिटी आएगी, यानी 1 इसकी जो आपके पास कंसंट्रेशन है, जो इसकी मोलैलिटी है वो है 1 m। तो जो इसका पास राइट आंसर है, सॉरी यहाँ पे 0 पॉइंट है, ये आपके पास जो राइट आंसर आएगा वो आएगा 1 m। ये आपके पास नहीं होगा क्योंकि जो कैपिटल M है उसे हम रिप्रेजेंट करते हैं मोलैरिटी के लिए, स्मॉल m को हम रिप्रेजेंट करते हैं मोलैलिटी के लिए। तो गाइस काफ़ी इजी क्वेश्चन है, आपको केवल यहाँ पे NV की वैल्यू निकालनी पड़ रही है मोल ऑफ सॉल्यूट की। मोल ऑफ सॉल्यूट के लिए हमने आपको फार्मूला बता दिया, मोल ऑफ सॉल्यूट के लिए आपको वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाई मॉलिक्यूलर वेट यानी मोलर वेट जो उसका प्रेजेंट होगा। ओके, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8, 1 mole of any substance containing 6.02 into 10 raised to power 23 atom molecules, number of molecule of H2SO4 present in 100 ml of 0.02 molar H2SO4 solution is। आपके पास गिवन है कि 1 मोल में आपके पास इतने एटम होंगे या मॉलिक्यूल होंगे। नंबर ऑफ H2SO4 आपको निकालना है कि H2SO4 के कितने मॉलिक्यूल जो हैं वो प्रेजेंट हैं 100 ml। आपके पास सॉल्यूशन है 100 ml का, और उसमें आपको निकालना है कि आपके पास कितने मोल जो हैं वो इसके प्रेजेंट हैं, सॉरी मॉलिक्यूल्स निकालने हैं, यानी मोल ऑफ सॉल्यूट निकालना है आपको। यहाँ पे नॉर्मल से याद रखिए, आपको यहाँ पे सॉल्यूट निकालना है कि सॉल्यूट कितना प्रेजेंट है, और जो उसकी मोलैरिटी है आपके पास वो है 0.02 m, यानी इसकी मोलैरिटी आपको गिवन है। तो मोलैरिटी के लिए हमारे पास क्या फार्मूला होता था, मोलैरिटी इज इक्वल टू मोल ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाई मोल ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन पर लीटर ऑफ द सॉल्यूशन, यानी 1 लीटर में यहाँ पे लिख देता हूँ आपके लिए शॉर्ट फॉर्म में। ओके, तो ये हमारे पास यहाँ पे फॉर्मूला हो गया। अब यहाँ पे हम निकालेंगे सबसे पहले मोल्स। ओके, तो आपको यहाँ पे क्या गिवन है, मोलैरिटी गिवन है इसकी कि इतनी इसकी मोलैरिटी है। तो कितने मोल्स प्रेजेंट होंगे, मोल ऑफ H2SO4 इज इक्वल टू, तो आपके पास जो हमारे पास मोलैरिटी का फार्मूला है उससे हम इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। वो हम कैसे निकालेंगे, जो मैंने अभी आपको फार्मूला बताया, M इज इक्वल टू मोल, मैं इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखता हूँ NB अपॉन, अब कितने में वो सॉल्यूशन बना है, वो सॉल्यूशन बना है आपके पास 100 में, एंड कितने में आपका होता है, वो होता है आपके पास 1000 में। ओके, ये फार्मूला आ गया। आपको निकालनी है NB की वैल्यू। अब जब आप इस इक्वेशन को रीअरेंज करोगे तो आपके पास जो टर्म बनेगी ये आपके पास इस तरफ आ जाएगा, तो ये आपके पास यहाँ पे बना, और इसको भी आप इस साइड ले आइए तो ये मल्टीप्लाई में है, नीचे चला जाएगा, क्योंकि आप यहाँ से NB की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास जो इक्वेशन बनेगी वो बनेगी आपके पास मोल ऑफ सॉल्यूट, यानी NB इज इक्वल टू, NB की वैल्यू कितनी आई आपके पास यहाँ पे 0.02, तो ऊपर ही रहेगा आपके पास, अपॉन 1000 इंटू 100। तो टोटल नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट है आपके पास 0.02 मोल्स, इतने मोल्स हैं आपके पास। ओके, कितनी वैल्यू आ गई 0.002 मोल्स, इतने मोल्स हैं आपके पास।
अब आपके पास सोल्यूट आ गया। अब आप मॉलिक्यूल इजी निकाल सकते हो। 6.022 इंटू 10⁻23 इंटू, इसके साथ आप इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। मैं यहाँ पे नहीं लिख सकता क्योंकि ये स्क्रीन से बाहर चला जाएगा। तो जब आप इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास जो राइट आंसर बनेगा वो बनेगा 12.044 इंटू 10⁻20। तो जो ऑप्शन नंबर ए है यहाँ पे आपके पास वो राइट है। इसमें हमने कुछ नहीं किया, हमने वही फॉर्मूला यूज़ किया अगेन। अब आप याद रखिए जो फर्स्ट फार्मूला हमारे पास होता है, जैसे मोलरिटी है m इज इक्वल टू मोल ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाई इन 1 लीटर, इसको हम चेंज करते हैं इन ग्राम में, सॉरी इन ml में, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे कोई भी परफेक्ट वैल्यू गिवन नहीं होती कि हम किस चीज़ में उसका सोल्यूशन बना रहे हैं, हमारे पास कितना अमाउंट जो है इसका गिवन है। ओके, तो हम इसको इजी से निकाल सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पे जो भी मोल ऑफ सोल्यूट होगा। तो इसी फार्मूले को हम रीअरेंज कर करके जो है अपनी नेक्स्ट वैल्यूज़ निकालते हैं। और मोल ऑफ जितने भी मॉलिक्यूल आपको निकालने होंगे आप मोल ऑफ सोल्यूट निकालिए और उसके साथ उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 9th क्वेश्चन, व्हाट इज़ द मास परसेंटेज ऑफ कार्बन इन कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये तो काफ़ी इजी है। CO2 कार्बन डाइऑक्साइड कितनी मास परसेंटेज होगी आपके पास। इसकी अगर आप रेशियो देखोगे तो रेशियो आपके पास कितनी है यहाँ पे, इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना है आपके पास 44 है, टोटल 16 32 और यहाँ पे आपके पास 12, तो आपके पास 44। अब मास परसेंटेज कितनी होगी कार्बन की, कार्बन का मास कितना यूज़ है 12:2 और ये है आपके पास 32। अब टोटल इतना है आपके पास तो 44 यानी 12/44 इंटू 100। परसेंटेज निकालनी है तो मल्टीप्लाई बाय 100, 27.27%। ऑप्शन बी जो है इसका आपके पास यहाँ पे राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। द empirical formula and molecular formula of a compound are CH2O। आपके पास empirical formula and molecular formula of the compound दिया गया है CH2O and 180 ग्राम रिस्पेक्टिवली, यानी जो एम्पेरिकल फार्मूला है वो है आपके पास CH2O एंड उसका मॉलिक्यूलर वेट है आपके पास 180 ग्राम रिस्पेक्टिवली। व्हाट विल बी द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ द कंपाउंड, आपको इसका ओरिजिनल फार्मूला निकालना है। ओके, तो हमारे पास एक फार्मूला होता है N इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर फार्मूला मास, कि जो भी आपके पास मॉलिक्यूलर फार्मूला है उसका मास डिवाइडेड बाई एम्पिरिकल फार्मूला मास। अब n की वैल्यू जो है वो आपके पास आएगी रेशियो कि कितनी रेशियो जो है वो हमारे पास यहाँ पे प्रेजेंट है, क्योंकि हमें पता है जो एम्पेरिकल फार्मूला हमारे पास होता है वो हमने कोई ना कोई कॉमन टर्म को निकाल के बनाया होगा। कि जैसे मान लीजिए आपके पास C है, अगर C की वैल्यू यहाँ पे 4 होगी, H की वैल्यू 8 होगी और O की वैल्यू अगेन हमारे पास 4 होगी, तो ये हम इसका जब हम एम्पेरिकल फार्मूला लिखेंगे तो किसी टर्म को हम कॉमन निकाल लेंगे। तो हमारे पास जो इसका फाइनल वैल्यू बनती है वो बनती है हमारे पास CH2O। ओके, CH2O ये वैल्यू हमारे पास बनेगी। अब मगर जब हमारे पास एम्पिरिकल फार्मूला गिवन होगा तो हम इससे ये नहीं बना पाएंगे, क्योंकि ये काफ़ी डिफ़िकल्ट है, क्योंकि यहाँ पर आप 12 भी लिख सकते हैं, यहाँ पे आप 16 भी लिख सकते हैं, सारी की सारी टर्म जो डिफरेंट हो जाएगी। तो इसके लिए हमें गिवन होता है मॉलिक्यूलर फार्मूला। तो n जो है आपके पास रेशियो होती है जो कि हमने बाहर से निकाली होती है, जो भी कॉमन टर्म आपने बाहर से ली है, यानी कितने मॉलिक्यूल जो हैं वो आपके पास वहाँ पे प्रेजेंट है। ओके, तो n की वैल्यू आपके पास आ गई मॉलिक्यूलर फार्मूला मास डिवाइडेड बाई एम्पेरिकल फार्मूला मास। इसको आप याद रखिए, इक्वल टू कितना है आपके पास 180 अपॉन, और जो एम्पेरिकल फार्मूला है आपके पास वो है आपके पास 30 यानी 6, यानी आपने वहाँ से 6 जो है वो कॉमन निकाला है। तो वहाँ पे 6 कॉमन है, तो जब 6 ऐड करेंगे C6H12O6, C6H12O6 जो है इसका आपके पास राइट आंसर है। तो आई होप कि आपको पता लग गया होगा कि किस तरह से हमने इसका एम्पेरिकल फार्मूले को निकाला।
क्वेश्चन नंबर 11 है हमारे पास, इफ़ द डेंसिटी ऑफ द सॉल्यूशन इज़ 3.12 ग्राम मिलीलीटर इनवर्स। अब हमें यहाँ पे गिवन है डेंसिटी ऑफ द सॉल्यूशन। ओके, अगर हमारे पास डेंसिटी गिवन है एंड नेक्स्ट हमारे पास द मास ऑफ 1.5 ml सॉल्यूशन इन सिग्निफिकेंट फिगर इज़। अब हमसे यहाँ पे पूछा गया है कि हमें इसका जो है आपको मास बताना है, कितने में प्रेजेंट है, 1.5 ml सॉल्यूशन में वो प्रेजेंट है, तो उसकी जो सिग्निफिकेंट फिगर है वो कितनी बनेगी। तो इसको आप डायरेक्टली कर सकते हो, मास इज इक्वल टू जो भी आपके पास डेंसिटी गिवन है डी के साथ रिप्रेजेंट करते हैं इनटू जो भी आपके पास मास ऑफ सॉल्यूशन या कितना ml जो है आपके पास सॉल्यूशन है, तो आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लीजिए। आपके पास जो सिग्निफिकेंट फिगर में टर्म आएगी इसको आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो आपके पास बनेगी 4.7। अब 4.7 में आपके पास कितनी सिग्निफिकेंट बनेगी, वो बनेगी आपके पास 2 सिग्निफिकेंट। तो राइट आंसर है आपके पास ए। ओके, इसका जो सिग्निफिकेंट आपके पास आया वो आया इतना 4.7 ग्राम। आपने इनको मल्टीप्लाई किया नॉर्मल सी टर्म में। ओके, क्योंकि डेंसिटी आपके पास होती है मास पर यूनिट वॉल्यूम, तो इतनी आपके पास डेंसिटी भी गिवन है ऑफ द सॉल्यूशन, आपके पास मास ऑफ सॉल्यूशन भी गिवन है, तो आप इनको मल्टीप्लाई कीजिए। इस क्वेश्चन में ज़्यादा कुछ भी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट अ कंपाउंड इज इनकरेक्ट। आपको यहाँ पे बताना है कि कंपाउंड के केस में कौन सी स्टेटमेंट जो वो यहाँ पे गलत है। फर्स्ट स्टेटमेंट है, मॉलिक्यूल ऑफ ए कंपाउंड हैज़ एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट। राइट है, मॉलिक्यूल आपके पास कोई भी कंपाउंड है उसमें डिफरेंट एलिमेंट जो है वो प्रेजेंट हो सकते हैं। अ कंपाउंड कैन नॉट बी सेपरेटेड इनटू इट्स कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट बाय फिजिकल मेथड, ये भी राइट है। नेक्स्ट है, अ कंपाउंड रिटेन द फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ इट्स कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट, ये आपके पास गलत है। फिजिकल मेथड से कोई भी सब्सटेंस जो है अपनी प्रॉपर्टी में वापस नहीं आ सकता। द रेशियो ऑफ एटम ऑफ ए डिफरेंट एलिमेंट इज अ कंपाउंड ऑफ फिक्स, ये भी आपके पास राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 13, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट द गिवन रिएक्शन। यहाँ पर आपको बताना है कि जो आपके पास रिएक्शन है यानी आयरन और ऑक्सीजन के बीच में जो भी रिएक्शन हो रहा है उसमें आपको बताना है कि कौन सा जो स्टेटमेंट है वो एकदम राइट है। तो यहाँ पे जो फर्स्ट ऑप्शन है हमारे पास, टोटल मास ऑफ आयरन एंड ऑक्सीजन इज रिएक्टेंट, ओके, इज इक्वल टू टोटल मास ऑफ आयरन एंड ऑक्सीजन इज प्रोड्यूस, देयरफॉर इट फॉलो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। कितने मॉलिक्यूल हैं, 4, यहाँ पे कितने हैं, 6, यहाँ पे कितने हैं, 4, यहाँ पे कितने हैं, 6, राइट है। बाकी जितने भी हैं आपके पास यहाँ पे गलत ऑप्शंस हैं, तो ऑप्शन ए जो है इसका केवल आपके पास राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 14 है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज नॉट करेक्ट अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के अकॉर्डिंग यहाँ पर आपके पास कौन सा जो इक्वेशन है वो सही नहीं है। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास आपको क्या बोलता है कि जितना आपके पास प्रोडक्ट होगा उतना ही आपके पास रिएक्टेंट बनेगा। ओके, तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो 2 mg हैं, यहाँ पर भी 2 mg हैं, यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है, यहाँ पे भी आपके पास 2 ऑक्सीजन है। ये फर्स्ट लॉ को फॉलो करता है। मगर सेकंड देखेंगे तो यहाँ पे आपके पास C3, यहाँ पे आपके पास केवल एक ही कार्बन है। नेक्स्ट है हाइड्रोजन, ये भी बराबर नहीं है, ये गलत है आपके पास। नेक्स्ट भी फॉलो करता है क्योंकि P4 10 आपके पास ऑक्सीजन है, राइट है आपके पास। यहाँ पे आपके पास एक कार्बन है, यहाँ पे भी एक कार्बन है, यहाँ पे 4 हाइड्रोजन है, तो यहाँ पे भी आपके पास 4 हाइड्रोजन है, 4 ऑक्सीजन है, यहाँ पर भी आपके पास जो है सॉरी यहाँ पे आपके पास 2 2 × 4, तो यहाँ पर भी आपके पास 4 ऑक्सीजन है। तो जो ऑप्शन नंबर बी जो है आपके पास वो गलत है, वो फर्स्ट लॉ को यानी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो नहीं करता। क्वेश्चन नंबर 15 है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इंडिकेट दैट लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन इज बीइंग फॉलोड। कि यहाँ पर जो आपके पास गिवन है तो आपको ये बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट जो है वो लॉ को फॉलो करती है, कौन से लॉ को, मल्टीपल प्रोपोर्शन को, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रपोर्शन। यहाँ पर अगर आप फर्स्ट लॉ देखोगे, सैंपल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टेकन फ्रॉम एनी सोर्स विल ऑलवेज हैव कार्बन एंड ऑक्सीजन इन द रेशियो 1:2।
ओके, तो ये जो है इस लॉ को फॉलो नहीं करेगी, सॉरी ये जो है इस लॉ को फॉलो करेगी, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रपोर्शन को। ओके, नेक्स्ट है आपके पास कार्बन फॉर्म टू ऑक्साइड CO2 एंड CO वेयर मास ऑफ ऑक्सीजन विद कंबाइन विद फिक्स्ड मास ऑफ कार्बन आर द सैंपल होल नंबर रेशो। तो जो बी स्टेटमेंट है वो यहाँ पे आपके पास राइट होगी, बिकॉज स्टेटमेंट बी इज करेक्ट अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो आपके पास यहाँ पे यही पूछा गया था क्वेश्चन में, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इंडिकेट दैट लॉ ऑफ मल्टीपल प्रपोर्शन इज बीइंग फॉलोड। तो ऑप्शन बी जो है यहाँ पे आपके पास राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 16 है हमारे पास, 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन गैस एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर इज इक्वल टू। अब 1 मोल ऑफ गैस होगी आपके पास, तो वो कितनी होगी, 6.02 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल ऑफ गैस, 6.02 इंटू 10⁻23 एटम ऑफ गैस, 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन एंड 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। आपके पास 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन गैस है, तो यहाँ पे आपके पास होगा ए ऑप्शन आपके पास करेक्ट है। 1 मोल के ऊपर आपके पास 6.02 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स होते हैं, नॉट एटम। ओके, और नेक्स्ट आपके पास होगा 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, क्योंकि O2 की फॉर्म में ये आपके पास रहता है। एटम होगा तो आपके पास सिंगल ऑक्सीजन होगी जो कि स्टेबल नहीं है इन ऑन द केसेस ऑफ STP। ओके, तो डी यहाँ पे आपके पास 2 राइट ऑप्शन है। अब जो भी हमारे पास MCQ आएंगे उनमें 1 या 2 जो है वो राइट ऑप्शन होंगे, यानी ए और डी जो है यहाँ पे आपके पास राइट है। क्वेश्चन नंबर 17 है हमारे पास, सल्फर ये सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्ट विद सोडियम हाइड्रोक्साइड एज फॉलोइंग। आपके पास सल्फ्यूरिक एसिड है, सोडियम हाइड्रोक्साइड है जो कि रिएक्ट किया है, तो उसने सोडियम सल्फेट एंड वाटर जो है आपके पास यहाँ पे बना दिया है। तो यहाँ पे आपसे पूछा गया है, व्हेन 1 लीटर ऑफ 0.1 मोलैरिटी सल्फ्यूरिक एसिड solution is allowed to react with 1 liter of 0.1 m sodium hydroxide solution, the amount of sodium sulfate formed and its molarity in the solution obtained। अब ये बोला गया है कि 1 लीटर आपके पास सॉल्यूशन है, उसकी मोलैरिटी आपको गिवन है, आपके पास जो NaOH सॉल्यूशन है उसकी मोलैरिटी आपको गिवन है, तो आपको ये बताना है जो आपके पास सोडियम सल्फेट बना है उसकी जो आपके पास मोलैरिटी होगी वो कितनी होगी, द अमाउंट ऑफ सोडियम सल्फेट फॉर्म एंड इट्स मोलैरिटी इन द सॉल्यूशन, कि अब आपको इसकी मोलैरिटी यहाँ पे बतानी है। ओके, तो यहाँ पे हमें गिवन क्या है, गिवन है हमारे पास 1 लीटर ऑफ 0.1 मोलर H2SO4, कितना हो गया आपके पास इसमें आपके पास होगा 0.1 मोल। इसके हमने मोल निकालिए कि कितने मोल प्रेजेंट हैं, मोलैरिटी इक्वेशन से आप इजी निकाल सकते हो क्योंकि आपको 1 लीटर ही गिवन है। तो जब आप 1 के साथ उसको डिवाइड करोगे तो आपके पास यही आएगा मोल ऑफ सॉल्यूट की वैल्यू भी। ओके, तो नेक्स्ट आपके पास यहाँ पे आएगी टर्म कि जो NOH है वो भी आपके पास इतना ही बनेगा, 0.1 मोल NOH, दोनों की वैल्यू आपके पास इक्वल है। ओके, अब जो आपके पास अकॉर्डिंग टू इक्वेशन है, जब आप हमें यहाँ पे गिवन है कि 1 मोल ऑफ H2SO4 रिएक्ट विद 2 मोल ऑफ Na2SO4, यानी यहाँ पे जो रिएक्ट हुआ है, सॉरी H2SO4 नहीं, यानी 1 मोल, यानी यहाँ पे 1 मोल है वो रिएक्ट किया गया है इसके 2 मोल के साथ, तभी जो है हमें मिला है दिस वैल्यू। यानी जो आपके पास हाइड्रोजन है, यानी इसका अगर हमारे पास हाफ प्रेजेंट होगा यानी 1 प्रेजेंट होगा तो वो हाफ H2SO4 के साथ रिएक्ट करेगा, यानी आपके पास अगर 1/2 प्रेजेंट है यानी 0.1 मोलैरिटी जो है वो रिएक्ट कर रही है 0.505 मोल ऑफ H2SO4 के साथ। ओके, यानी वो उसके हाफ के साथ रिएक्ट कर रहा है। इसको आप इजी वे में समझिए, ये आपके पास 1 है, ये आपके पास 2 है, अब इसका 1 2 के साथ रिएक्ट कर रहा है। अगर इसका आपके पास 1 अवेलेबल होगा तो इसका कितना चाहिए आपको, 0.5। ओके, तो अब आपके पास इनकी मोलैरिटी गिवन है, मोलैरिटी कितनी है आपके पास, 1 की मोलैरिटी आपके पास है 0.1, तो कितनी मोलैरिटी जो रिएक्ट की इसके साथ अपॉन 2, दिस विल बी इक्वल टू 0.05 मोल ऑफ
H2SO4, ओके, यानी 0.05 मोल ऑफ H2SO4 के साथ ये रिएक्ट की, ओके। एंड बाकी जो आपके पास 0.05 है वो अनचेंज रह गया, ओके। तो आपके पास Na2SO4 का मॉलिक्यूलर वेट कितना होगा? इसका आपके पास मॉलिक्यूलर वेट है 142 एंड मास कितना होगा इसका आपके पास? तो इसका मास जो आपके पास बनेगा वो बनेगा आपके पास 0.05 इंटू 142, दिस विल बी इक्वल टू 7.10 ग्राम। इतना जो है आपके पास उसका मास बनेगा। अब जो H2SO4 हमारे पास लेफ्ट बच गया है और वॉल्यूम कितना यूज़ किया है हमने इसका 2 लीटर, यानी यहाँ पे आपके पास कितना है 1 लीटर, ये है 1 लीटर, ये है आपके पास टोटल वॉल्यूम आपके पास 2 लीटर हो गया। 0.5 जो है रिएक्ट किया, 0.5 जो है रिएक्ट नहीं किया, तो मोलैरिटी कितनी आएगी आपके पास 0.05 मोल ऑफ द सॉल्यूशन अपॉन कितना लीटर है 2, दिस विल बी इक्वल टू 0.025 मोल पर लीटर, ओके। तो राइट आंसर आपके पास ऑप्शन नंबर सी। आप इतना देखिए कि ये 1 है, ये 2 है, जब ये रिएक्ट करेंगे तो हम इसको थोड़ा सा डिवाइड करेंगे, क्योंकि हमारे पास जो मोलैरिटी है, क्योंकि हमें मोलैरिटी ही निकालनी है सॉल्यूशन की, तो आपके पास इसकी मोलैरिटी यहाँ पे जो भी आपने इसको किया तो हमें पता लग गया कि 0.05 जो है वो रिएक्ट कर रहा है और इतना जो रिएक्ट नहीं कर रहा है जब आप इन दोनों को 1:1 की रेशो में लोगे। तो इसका जो हाफ है वो रिएक्ट कर रहा है इसके 1 के साथ, तो उसी के अकॉर्डिंग हमने इसकी मोलैरिटी निकाली और उसके अकॉर्डिंग हमने इसकी वैल्यू भी निकाल ली। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर हैव द सेम नंबर ऑफ एटम। आपको यहाँ पे बताना है कि इनमें से सेम नंबर ऑफ एटम्स किस में प्रेजेंट हैं। तो यहाँ पे आपको मॉलिक्यूल्स गिवन है सारे के सारे, तो आपको इनका सबसे पहले तो इसके मोल्स निकालने पड़ेंगे कि यहाँ पे कितने मोल्स प्रेजेंट हैं, फिर आपको जो है इसके जो एटम्स होंगे वो आपको निकालने पड़ेंगे, ओके। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ऑक्सीजन कितनी है आपके पास O2, यानी 2 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल हैं, सॉरी 2 एटम्स हैं ऑक्सीजन के और 1 मॉलिक्यूल है। तो एक मॉलिक्यूल का वेट आपके पास होता है 16 का 32, यानी 32 जो है आपके पास मॉलिक्यूलर वेट अपॉन इंटू 16, तो दिस विल बी इक्वल टू आपके पास 0.5 मोल्स जो है यहाँ पे आपके पास प्रेजेंट हैं, ओके, 0.5 मोल। एंड दिस विल बी इक्वल टू, जब आप इसको कन्वर्ट करोगे एटम्स में तो ये आपके पास बन जाएगा 0.05 मोल इंटू 2 ऑक्सीजन है आपके पास इंटू Na, तो ये आपके पास 1 आ जाएगा, यानी 1 मोल जो है आपके पास यहाँ पे प्रेजेंट है। इसी तरह जब आप हाइड्रोजन का निकालोगे तो 2 हाइड्रोजन आपके पास यहाँ पे प्रेजेंट है और 4 ग्राम जो है वो टोटल है आपके पास। तो इसके लिए जब आप इसको निकालोगे तो आपके पास यहाँ पे कितने हैं 2 मोल प्रेजेंट हैं, ओके। यानी क्योंकि 1 मोल में कितना वेट होगा 2 ग्राम, 2 मोल में कितना वेट होगा 4 ग्राम, 2 मोल प्रेजेंट हैं। अब 2 मोल में कितने आपके पास जो है एटम्स आएंगे 6.02 इंटू 10⁻23 इंटू 2, तो आपके पास कितने बन गए ये। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 2 हाइड्रोजन है, 2 इंटू Na, दिस विल बी इक्वल टू 4Na। इतने आपके पास यहाँ पे ये मॉलिक्यूल बन जाएंगे, यानी टोटल जो है आपके पास इतने जो है इसके एटम जो हैं वो प्रेजेंट होंगे, क्योंकि आपके पास 1 में प्रेजेंट होते हैं 6.02 इंटू 10⁻23। तो जब आपके पास यहाँ पे 2 मोल्स प्रेजेंट हैं तो आप इसको 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास वैल्यू आएगी। तो यहाँ पे अगर आप सभी को कंपेयर करोगे तो जो इक्वल जो आएंगे आपके पास वो आएंगे आपके पास 28 ग्राम ऑफ N2, क्योंकि 1 है दोनों में, क्योंकि N2 7 7 14 14 28 इसका वेट आ गया, 32 इसका वेट आ गया, इक्वल हो गए। 12 ग्राम ऑफ कार्बन इक्वल है 23 ग्राम ऑफ सोडियम इक्वल है, इनमें सभी में 1 ही आपके पास आएगा। तो इस तरह से आप निकाल पाओगे, आप इनका एटॉमिक वेट मॉलिक्यूलर वेट के बेसिस के ऊपर इनके वैल्यूज़ को निकालोगे। क्वेश्चन नंबर 19 है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्यूशन हैव द सेम कंसंट्रेशन। अब यहाँ पे आपको कंसंट्रेशन बतानी है। कंसंट्रेशन हम कैसे निकालते हैं, कंसंट्रेशन हम इन टर्म ऑफ मोलैरिटी भी निकाल सकते हैं, इन टर्म ऑफ मोल फ्रैक्शन भी निकाल सकते हैं, इन टर्म ऑफ मोलैलिटी, इन टर्म ऑफ नॉर्मेलिटी, मगर जो यहाँ पे दिया होगा हम उसी के अकॉर्डिंग इसकी कंसंट्रेशन निकालेंगे। तो यहाँ पे हम निकालेंगे
मोलर कंसंट्रेशन ऑफ NaOH सॉल्यूशन। अब यहाँ पे मोलर कंसंट्रेशन के ऊपर निकालेंगे तो m इज इक्वल टू कितना आपको गिवन है 20। इसका जो आपके पास यानी NB की वैल्यू लिखेंगे हम सबसे पहले। ओके, मोलैरिटी कैसे निकालेंगे, NB अपॉन जितना हम वॉल्यूम यूज़ कर रहे हैं इंटू 1000। ये फार्मूला आप सभी में यूज़ कीजिए, आपको इसका आंसर मिल जाएगा। फर्स्ट के लिए 20, इसका वेट कितना है आपके पास 40 अपॉन 200 इंटू 1000। ओके, ये क्वेश्चन आपके पास, तो इसका टोटल आएगा आपके पास 2.5 मोलर सॉल्यूशन है आपके पास। जब आप नेक्स्ट का निकालोगे तो नेक्स्ट का आपके पास आएगा 2.5 मोलर सॉल्यूशन। ओके, जब इससे अगले का आप निकालोगे तो अगले में आपके पास आएगा 10 मोलर सॉल्यूशन। जब आप इसका निकालोगे 10 मोलर सॉल्यूशन, क्योंकि ये 100 में है, 40 ग्राम काफ़ी ज़्यादा अमाउंट है। और जब आप डी का निकालोगे तो वो आएगा 1.78 मोल। तो गाइज़ मैंने आपको एक करवा दिए हैं पहले भी कि किस तरह से निकाले जाते हैं, और वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है तो मैं आपको इनको थोड़ा जल्दी जल्दी से अब करवा देता हूँ। तो इसका जो है आपके पास इस तरह से राइट आंसर बनेंगे आपके पास A एंड B। ओके, इन दोनों में जो है इक्वल कंसंट्रेशन है। क्वेश्चन नंबर 20 हमारे पास 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन हैज़ सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल एज इन। जो आपके पास 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन होगी उसमें कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल होंगे जो कि बराबर होंगे इनमें से किसी और के। ओके, तो यहाँ पे हमसे ये पूछा गया है, तो आइए ज़रा देखते हैं कि किस में जो है वो इक्वल होंगे। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे तो 16 ग्राम ऑफ CO, इसमें आपके पास कितने मॉलिक्यूल्स आएंगे, आपको वही फार्मूला लगाना है कार्बन में, यानी कार्बन मोनोऑक्साइड का एटॉमिक वेट या मॉलिक्यूलर वेट आपके पास है 28, मोल ऑफ सॉल्यूट 16, दिस विल बी इक्वल टू 0.57। ये आपके पास नहीं होगा। नेक्स्ट है आपके पास 28 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन। अब 28 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन मॉलिक्यूल है आपके पास, तो मॉलिक्यूल यानी आपके पास यहाँ पे कितने बनेंगे 28 यानी 14, यानी 28 अपॉन 28, तो दिस विल बी इक्वल टू 1, यानी इसमें आपके पास 1 मोलर मॉलिक्यूल है, यानी पूरे 6.02 एवोगैड्रो नंबर के पास के बराबर जो है आपके पास यहाँ पे मॉलिक्यूल हैं। अब नेक्स्ट आपके पास N2। अब N2 में कितने होंगे आपके पास 0.5। ओके, हाफ होगा 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन। अब 1 ग्राम यानी इसका टोटल वेट 2 ग्राम होता है, तो ये भी आपके पास हाफ ही आएगा 0.5। अब चलते हैं क्वेश्चन के ऊपर। 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन हैज सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन हैव द सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल्स गिवन है ऑक्सीजन के, तो O2 का वेट कितना होता है आपके पास 16 होता है, सॉरी 32 होगा पूरा, तो कितना आएगा 32 अपॉन 16, दिस विल आल्सो इक्वल टू 0.5। तो ये तीनों के तीनों जो है आपके पास एक बनेंगे, तो इसका जो राइट आंसर आपके पास होगा वो होगा C। ओके, नेक्स्ट हमारे पास 21, विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म आर यूनिटलेस। आपको बताना है कि यहाँ पे किसके जो हैं आपके पास यूनिट नहीं होते। मोलैलिटी के आपके पास यूनिट हैं, मोलैलिटी के यूनिट क्या थे आपके पास, इसकी डेफिनेशन क्या थी आपके पास, मोल ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व इन पर kg ऑफ द सॉल्यूशन। मोल ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व इन पर kg ऑफ द सॉल्यूशन, kg इनवर्स, ग्राम इनवर्स। नेक्स्ट आपके पास आएगा मोलैरिटी, मोल ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व इन पर लीटर ऑफ द सॉल्यूशन। मोल फ्रैक्शन क्या थी आपके पास, सम ऑफ आपको जिसके भी निकालने होंगे, नंबर ऑफ मोल ऑफ B डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ A प्लस टोटल नंबर ऑफ B। इस तरह से आप निकाल सकते थे, इंटू 100 करके निकाल लीजिए अगर आपको परसेंटेज की फॉर्म निकालना है। तो ये आपके पास मोल्स थे, सारी टर्म कैंसिल हो जाती थी, यूनिटलेस। मास परसेंट इज आल्सो यूनिटलेस, तो ऑप्शन C एंड D इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 22 है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट ऑफ डाल्टन एटॉमिक थ्योरी इज गिवन बाई। जो डाल्टन एटॉमिक थ्योरी थी उसने एक स्टेटमेंट दी थी, कंपाउंड आर फॉर्म्ड व्हेन एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट कंबाइन इन अ फिक्स्ड रेशो। ओके, तो विच ऑफ द फॉलोइंग लॉ इज नॉट रिलेटेड टू दिस स्टेटमेंट, कि कौन सा लॉ जो है वो इस स्टेटमेंट के साथ रिलेट नहीं करता। तो मैंने आपको बताया था पहले भी कि जो दो लॉज हैं उनकी डेफिनेशन में आपको बताया था कि ये दोनों के दोनों लॉज जो हैं एक दूसरे के साथ रिलेटेड हैं। लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन यानी फिक्स्ड रेशो कंबाइन करेगी, मल्टीपल प्रोपोर्शन वही फिक्स्ड रेशो डिफाइन करेगी, मगर जो आपके पास
लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है और एवोगैड्रो लॉ है वो आपके पास डिफरेंट है। इट मीन राइट आंसर आपके पास ए एंड डी। ओके, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारे पास। ओके, यहाँ पर आपके पास कुछ लेंथीज टर्म है आप, तो इनको हम थोड़ा डिटेल में पढ़ने की जगह मैं आपको डायरेक्ट करवाऊंगा, क्योंकि इनको हम पहले भी स्टडी कर चुके हैं। तो इनको हम ज़्यादा टाइम ना लेते हुए जल्दी जल्दी से कवर कर लेंगे, क्योंकि वीडियो इतनी ज़्यादा लंबी हो गई है। आई थिंक 1 आवर के करीब जो है वो ये होने वाली है। तो आइए इसको जल्दी से कर लेते हैं। तो फर्स्ट है हमारे पास 18 ग्राम ऑफ CO2। अब 18 ग्राम ऑफ CO2 में कितनी जो है आपके पास प्रेजेंट होगी, यहाँ पे आपके पास अमाउंट है। अब CO2 कार्बन डाइऑक्साइड टोटल वेट कितना होगा इसका आपके पास 44, तो निकाल लीजिए 88/44 इक्वल टू 2 मोल्स। तो ये कहाँ पे मैच होगा आपके पास, ये मैच होगा आपके पास यहाँ पे 2 मोल के ऊपर। कलर चेंज करते हैं ताकि कन्फ्यूज़न ना हो। 6.02 इंटू 10 मॉलिक्यूल्स हैं आपके पास ऑफ H2O, तो वो किसके बराबर होगा, वो बराबर होगा आपके पास 1 मोल के। ओके, नेक्स्ट अगेन कलर को चेंज करते हैं। 5.6 लीटर ऑफ ऑक्सीजन, 1 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन का स्टैंडर्ड पे कितना वेट होता है 22.4 अपॉन 5 सॉरी इसको उल्टा लिख दिया हमने, तो ये आपके पास कितना बनेगा, नहीं सही था ये, इसका वेट है हमारे पास इतना, ये 22.4 डिवाइड कर लीजिए। तो इसका जो राइट आंसर आपके पास यहाँ पे बनेगा वो बनेगा ऑप्शन नंबर ए। ओके, क्योंकि इतना जो आपके पास इसका वेट आएगा। फोर्थ है हमारे पास, अगेन हम नेक्स्ट कलर लगाते हैं। 96 ग्राम ऑफ O2, अगेन ऑक्सीजन का वेट निकालिए। ऑक्सीजन के 1 मॉलिक्यूल का कितना वेट होता है, ऑक्सीजन के 1 का होगा आपके पास 32, तो जो आपके पास 32 जब आप इसको करोगे तो ये आपके पास बनेंगे 3 मोल्स। नेक्स्ट कलर, एंड 1 मोल ऑफ एनी गैस, तो आपके पास यहाँ पे एक ही ऑप्शन बचा है। 1 मोल ऑफ गैस में आपके पास मॉलिक्यूल होंगे 6.02 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स। ओके, तो ये आपके पास इसके राइट आंसर आ गए। आई होप कि आपको ये अंडरस्टैंड हो गया होगा कि हमने इन क्वेश्चंस को कैसे किया है। तो नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन, यानी पूरी की पूरी यूनिट को हमने अब कवर अप कर लिया है, जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक थे। लास्ट है आपके पास यूनिट्स, तो इनको भी हम कलर वाइज ही करेंगे। तो सिलेक्ट करते हैं फर्स्ट कलर, मोलैरिटी, मोल ऑफ सोल्यूट डिजॉल्व इन पर लीटर ऑफ द सोल्यूशन। मोल ऑफ सोल्यूट, तो ये कहाँ पे मैच हो रहा है आपका जाके, मोल ऑफ सोल्यूट डिजॉल्व इन पर लीटर ऑफ द सोल्यूशन। ओके, नेक्स्ट कलर, मोल फ्रैक्शन। अब मोल फ्रैक्शन क्या थी आपके पास, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ पिछले में। मोल फ्रैक्शन है आपके पास यूनिटलेस। ओके, नेक्स्ट है आपके पास, ओके ये तो पूरा ही चला गया। मोलैरिटी आपके पास आ गई मोल पर लीटर, मोल फ्रैक्शन आ गई आपके पास यूनिटलेस। नेक्स्ट कलर हम सिलेक्ट करते हैं अब मोल। मोल क्या होगा आपके पास, तो मोल के जो यूनिट है आपके पास वो हैं मोल ही। ओके, मोलैलिटी क्या थी आपके पास, मोलैलिटी थी आपके पास मोल ऑफ सोल्यूट डिजॉल्व इन पर kg ऑफ द सॉल्यूशन। तो इसका जो यहाँ पे आपके पास बनेगा वो बनेगा फोर्थ का G। ओके, तो नेक्स्ट यहाँ पे है प्रेशर। अब प्रेशर के क्या यूनिट होते हैं हमारे पास, प्रेशर के यूनिट होते हैं हमारे पास पास्कल। ओके, तो प्रेशर के लिए हम यूज़ करेंगे पास्कल। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास ल्यूमिनस इंटेंसिटी। अब ल्यूमिनस इंटेंसिटी के हमारे पास क्या यूनिट यहाँ पे बनेंगे, ल्यूमिनस इंटेंसिटी के यूनिट होते हैं हमारे पास कैंडिला, तो ये जो है एकदम सामने ही है। नेक्स्ट है हमारे पास डेंसिटी। डेंसिटी क्या होती है हमारे पास, डेंसिटी होती है हमारे पास मास पर यूनिट वॉल्यूम। ओके, मास पर यूनिट वॉल्यूम, यानी जो यहाँ पे राइट आंसर इसका बनेगा वो बनेगा हमारे पास ऑप्शन नंबर ए। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास मास। अब मास के हमारे पास क्या यूनिट होंगे, तो मास के हमारे पास यूनिट होते हैं, यहाँ पे ये नीचे आ गया, तो जो मास के यूनिट आपके पास हैं वो है kg। मैं आपको यहाँ पे लिख देता हूँ। ओके, मास के यूनिट हो गया आपके पास kg और डेंसिटी के यूनिट हो गए आपके पास ग्राम पर लीटर इनवर्स।
तो गाइज़ इस वीडियो में इतना ही है। हमने फर्स्ट यूनिट के हर एक क्वेश्चन, हर एक टॉपिक को बार बार 3-4 बार डिस्कस कर लिया। हर एक क्वेश्चन को भी हमने स्टडी कर लिया। एनसीईआरटी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को भी हमने स्टडी कर लिया। किस टाइप से यहाँ पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किस तरह से आपको इनको सॉल्व करना है, तो हर एक क्वेश्चन को हमने डिटेल में स्टडी कर लिया। तो आई होप कि अब आपको इस चैप्टर से कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। जो क्वेश्चन यहाँ पे ऐड नहीं है, हो सकता है कोई क्वेश्चन ऐड ना हो, तो उन क्वेश्चन को हम पहले ही स्टडी कर चुके हैं जब हमने टॉपिक्स जो है वो डिस्कस किए थे। क्योंकि जब हम टॉपिक डिस्कस करते हैं तो जो काफ़ी इंपॉर्टेंट टर्म होती है वो हम वहीं आपको बता देते हैं। तो आप उन वीडियोज़ को ज़रूर देखिए। तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, क्योंकि वीडियो को बनाने में काफ़ी ज़्यादा मेहनत हुई है और काफ़ी ज़्यादा प्रिपरेशन करनी पड़ती है इन सभी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो गाइज़ एक लाइक तो बनता है, तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिए और हमें अपना कमेंट ज़रूर दीजिए कि आपको वीडियो कैसी लगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे।